नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल पिछले 7 सालों में भारतीय मीडिया का जो अलग अलग वर्गीकरण हुआ है, उसने पूरे देश की जो स्थिति की है उसके बारे में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि भारत की जो मीडिया का चरित्र है वो जनता की तरफ ना होकर सरकार की तरफ हो गई है। यानी कि मीडिया का जो रोल लोकतंत्र में होना चाहिए था, मीडिया को जिस तरीके से डेमोक्रेसी में काम करना चाहिए था, मीडिया ने उस तरीके से काम नहीं किया है। मीडिया का काम सीधा सा होता है कि वो सरकार को आईना दिखाए। सरकार अपने पोस्टरों और बैनरों और भाषणों के जरिए जो भी दावे करती है उसकी सच्चाई वो जनता को बताए, ताकि सरकार किसी भी काम को गलत तरीके से ना करे। लेकिन क्या होगा अगर पैटर्न ही चेंज हो जाए? क्या हो अगर मीडिया सरकार के बदले जनता से ही पूछने लगे, मीडिया जनता से ही उसके देशभक्ति का सबूत मांगने लगे, मीडिया आंदोलन करने वाली जनता को ही खालिस्तानी बताने लगे, पाकिस्तानी बताने लगे? और क्या हो जब एक देश का एक प्रधानमंत्री देश से भी ऊपर उठ जाए और प्रधानमंत्री की आलोचना को देश की आलोचना माना जाए? यानी कि वो लोग जो प्रधानमंत्री का विरोध करें उनको देश विरोधी बोला जाए, तो उस देश की हालत क्या होगी और वह देश किस दिशा में जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। और ये हम लगातार महसूस भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो लगातार आवाज़ उठाते हैं। हालांकि मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी डिवाइडेड है। वो सरकार से सवाल नहीं पूछता, विपक्ष से सवाल पूछता है। विपक्ष जब भी सरकार की किसी योजना में या किसी कहीं कानून व्यवस्था में लूप होल पाता है, उस पर आवाज़ उठाता है, तो मीडिया सरकार से सवाल पूछने के बजाय सीधे विपक्ष से सवाल शुरू कर देता है। जनता अगर आवाज़ उठाए तो जनता से सवाल शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मीडिया संस्थान हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और रिस्क भी ले रहे हैं। इसी में से एक मीडिया संस्थान है द कारवां। द कारवां हमेशा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करता है, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखता है और सही भी साबित करता है। जज लोया का केस आपने सुना होगा कि 2005 का जो सोहराबुद्दीन मामला था, उस पूरे मामले में की सुनवाई सीबीआई के स्पेशल जज लोया कर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या हो जाती है। हत्या कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वो प्रूफ नहीं हुआ है, या फिर इसको टर्म दिया जाए कि रहस्यमयी मौत हो जाती है सरकारी भाषा के हिसाब से, लेकिन उसकी जांच नहीं होती है। इसी द कारवां मैगजीन ने एक के बाद एक खुलासे किए थे और यह मुद्दा देश का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। वही कारवां मैगजीन ने अब योगी आदित्यनाथ को अपने कवर पर फीचर किया है और नाम दिया है आदित्यनाथ द रेन ऑफ टेरर, यानी कि आदित्यनाथ आतंक का शासनकाल। योगी आदित्यनाथ की पूरी जर्नी को इस रिपोर्ट के जरिए पड़ताल करती है द कारवां की ये रिपोर्ट। 2007 के उस 27 जनवरी की हम बात करें, जब योगी आदित्य ने पहली बार गोरखनाथ के महाराणा प्रताप के स्टैचू के पास भाषण दिया था, जहां से उन्होंने कहा था कि मुसलमान से अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारता है तो हम पुलिस केस दर्ज नहीं करवाएंगे बल्कि 10 मुसलमानों को मरवाएंगे। ये वही बयान था जिसके बाद से गोरखपुर में दंगे भड़के थे, बहुत सारे मुसलमानों की दुकानें जलाई गई थी और योगी आदित्यनाथ को कुछ दिन के लिए डिटेन भी किया गया था। वहीं से हिंदू युवा वाहिनी का उभार हुआ। हालांकि हिंदू युवा वाहिनी की 5 साल पहले स्थापना हो गई थी, लेकिन इस घटना के बाद ही हिंदू युवा वाहिनी सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आई। तो योगी आदित्यनाथ के पूरे जर्नी को दिखाते हुए द कारवां ने इतनी बड़ी लीड ली है, जो आज तक जैसे बड़े संस्थान, जी न्यूज़ जैसे बड़े संस्थान, रिपब्लिक भारत जैसे बड़े संस्थान या एनडीटीवी जैसे बड़े संस्थान में वो रीढ़ नहीं है, वो द कारवां जैसी एक मैगजीन ने कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। अभी पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको टाइम मैगजीन, जो कि दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, उस मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टैग दिया था, एक टाइटल दिया था डिवाइडर इन चीफ। कारवां ने भी वही हिम्मत दिखाई है, इसलिए चारों तरफ कारवां के इस हिम्मत की तारीफ हो रही है क्योंकि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आप देखेंगे तो जो प्रशासन की प्रणाली है, चाहे वो कानून व्यवस्था के जरिए हो या फिर चाहे बाकी चीज़ों के जरिए हो, वो लगातार एक खास समुदाय को
टारगेट करती रही है। जैसे कि पुलिस कस्टडी में मौत, अल्ताफ़ की मौत पुलिस कस्टडी में हुई, मॉब लिंचिंग के मामले, उसके अलावा दलित बेटी का जलाया जाना, साथ ही एक दलित मजदूर का पुलिस कस्टडी में मार दिया जाना, सब कुछ रिकॉर्ड है और सब कुछ पता है कि किस तरह से यूपी पुलिस काम करती है। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक तरफ सीए के दौरान प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस दंगाई घोषित करती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाती है, लेकिन जो सच में आतंकी है, जिसने सच में दंगा किया हो, जिसने सच में किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई हो, उसके घर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं जाता, उससे पहले ही यू टर्न ले लेता है। तो द कारवां ने ये हिम्मत दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि यही रीढ़ मीडिया के हर उस हिस्से में आए, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे टीवी हो, और सरकार से इसी तरह आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछने का जज्बा पैदा हो। लेकिन वो जज्बा क्या द कारवां ने जो शुरू की है वो आगे बढ़ेगा? क्या बाकी के मीडिया हाउस अब अपने आप को आईने में देखेंगे और सोचेंगे और अपना आत्ममूल्यांकन करेंगे कि किस तरह से उन्होंने भारतीय मीडिया की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, पत्रकारों के नाम पर चाटुकार पैदा किए और प्रवक्ताओं के नाम पर चापलूस पैदा किए, और किस तरह से टीवी न्यूज़ को एक शोर में बदल दिया गया और जो प्राइम टाइम हिस्सा होता था जिसमें देश के जरूरी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी, उन मुद्दों की जगह किस तरह मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता ने ले ली। क्या भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को शीशे में देखेगा? क्या वो अपना आत्ममूल्यांकन करेगा? ये ज़रूरी सवाल है। लेकिन द कारवां ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए नेशनल दस्तक सल्यूट करता है। ये खबर आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि ऐसे दौर में जब सब कोई झुका हुआ है, कोई तन के खड़ा भी है, और जो तन के खड़ा है उसको दुनिया तो सल्यूट करेगी ही। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।